आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रीगा विधानसभा के विधायक और आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार टुन्ना जी। नमस्कार, मैं अमित कुमार टुन्ना, कांग्रेस का सिपाही, रीगा से विधायक। सर, हमें ये बताइए कि आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत झारखंड से की थी। मैं NSY में था, यूथ कांग्रेस में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रदेश मैंने स्टेट में ट्रेजरर, वर्किंग प्रेसिडेंट। फिर वहाँ से मैं यहाँ आया तो यूथ कांग्रेस में सचिव। कंटिन्यूस मैं कांग्रेस में काम करता रहा, तो उसका रिजल्ट मिला। यानी कि आपने संगठन स्तर पर कांग्रेस पार्टी में काम किया है? जी, शुरू से मैं कांग्रेस में था। आप सर ये बता सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस की जो स्थिति है उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं? नहीं, देखिए, बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति आज के डेट में है, बहुत धीरे धीरे सुधर रही है। बीच में लोग देखिए कंटिन्यूस शासन करने के बाद लोग रिएक्शन में जाते थे, लेकिन पिछले बार का रिजल्ट देखिए, 41 में 27 हम लोग जीते। इसके बाद स्थिति सुधर रहा है और अभी भी आपको विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आपको बताएगा कि बिहार की स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। इसलिए मैं किसी को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। वर्तमान में जो आप राजनीतिक हालात देख रहे हैं बिहार के, उसके संदर्भ में आपको क्या लगता है कि जो NDA है, UPA है, उसके अलावा भी एक थर्ड फ्रंट आ गया है यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में, इसको आप एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये यशवंत सिन्हा जी तो उसी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से हैं, और आप सोचिए जो फाउंडर मेंबर हो वो अगर फ्रंट में आ रहा है या थर्ड फ्रंट बना रहा है, तो ये उस पार्टी के लीडर लोग को सोचने की ज़रूरत है क्यों बना रहा है। और ये तो आपको देखिए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन था, राम मंदिर के लिए बेचारे आडवाणी जी कितना चिल्लाते रहे, उनके कारण राम मंदिर का रहा। तो लेकिन यहाँ तो लोग सीनियर लीडर को NDA के लोग पूछते ही नहीं हैं, यहाँ उनको एक सम्मान भी देना नहीं जानते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। थर्ड फ्रंट अब बन के आएगा तो क्या माहौल होगा राजनीतिक, वो बाद में देखा जाएगा। अभी तो जो NDA का हाल है, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पीछे एक इंजन आगे खींच रही है, तो चुनाव का नतीजा ही बताएगा उनका क्या हाल है। वर्तमान समय में सर बिहार के संदर्भ में दो चुनौतियाँ हैं, एक बाढ़ की है, एक कोरोना की है। इस हालत में क्या चुनाव होना ठीक रहेगा? नहीं, 100% अभी जो कोरोना का बाढ़ तो चलिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन जो कोरोना की स्थिति बिहार में है बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए दोषी हमारे नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, क्योंकि और सबसे बड़ा दोषी है बड़ा मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जो लॉकडाउन किए और उन्होंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला के जो जो नाच किए, जिस तरह से जिस समय लोग वहाँ कोरोना से मर रहा था उस समय यहाँ पे आए राष्ट्रपति जी, करोड़ों लोगों की भीड़ जमा करके जिस तरह से फैलाएं, उन्होंने नहीं देखा कि भारत का क्या होगा। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था कि कोरोना से कुछ उपाय कीजिए, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिया। उसके बाद एकाएक सरकार बनाने के लिए लोग डेट टालते रहे। MP में बदलाव करना था, सरकार खरीद बिक्री करना था, उसमें भी ध्यान नहीं देके कोरोना पे ध्यान न दिए, विधायकों को खरीदने में लगे रहे, और उसके बाद इन लोग सडनली लॉकडाउन लगा दिए। अगर लॉकडाउन भी लगाना था, ठीक है, बहुत अच्छा पहल था, लगना चाहिए था, लेकिन ये लॉकडाउन लगना चाहिए था जब बिहार के मैक्सिमम स्टेट में जितने भी इंडस्ट्रीज चलती है, जितने भी कारखाने हैं, उसमें बिहार के लोग वहाँ काम करते हैं, और तभी बिहार इंडस्ट्रीज किसी भी स्टेट का चलता है। तो कम से कम बिहारियों, जितने बाहर के बिहार UP के लोग थे, उनको आने के लिए 3 दिन का समय देते कि लोग बाहर से आ जाते, तो उस समय बड़े लोगों में, माने स्लम एरिया में कोरोना नहीं आया था, तो हमको लगता बहुत कंट्रोल हो जाता और लोग अपने अपने घर में पहुंच जाते, सुरक्षित हो जाते। लेकिन जिस तरह से रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया, लॉकडाउन लगा दिए, सीधे स्ट्रिक्टली लोग पैदल आ रहा है, डर का, भय का माहौल बना दिए। तो बहुत ही लॉकडाउन में बिहार में 40 लाख मजदूर आए, तो आपको क्या लगता है इसके जो पलायन बिहार से हुआ उसका एक तस्वीर समझ में आता है, तो इसको लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति? देखिए, लॉकडाउन में तो हम लोग की नीति जो थी, जिसके कारण 2 रुपया और अनाज जो हम लोग दे रहे थे, उसके कारण आज गरीब लोग सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में जो सरकार की पॉलिसी, जिस तरह से लोगों को अनदेखा किया गया, उनको छोड़ दिया गया, कोई सोच नहीं था। लोग कह रहे हैं रोजगार बिहार में देंगे। अरे 15 साल से आप रोजगार क्यों नहीं दिए? आप जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने थे, आपने NRI का मीटिंग कराया था, हमको याद था।
कितने इंडस्ट्रीज को खोला है, कितना इंडस्ट्री बिहार में आया। एकमात्र हम बहुत सारी इंडस्ट्री जो चल रहा है, जैसे रीगा में हमारे यहाँ शुगर मिल, उसकी दयनीय स्थिति बंद के कगार पे है, 4 महीना से शटर डाउन किए हुए है, वर्कर बाहर माने कार्य कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसको नोटिस नहीं ले रहा। माने बिहार के मुख्यमंत्री हमको नहीं लगता है वर्करों के लिए बहुत, ये बिहार के जनता के लिए बहुत जागरूक है। उनको अपना रोटी सेकना, अपना राजनीति करना, कैसे वोट का बैंक करे, कैसे जात पात को तोड़े, उसी पे वो लगे रहते हैं। सर वर्तमान समय में देख रहे हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, इसके इस विषय में आपको क्या कहना है? ये तो देखिए, जो आदमी कहता था हम मर जाएंगे, रेलवे को निजीकरण नहीं होने देंगे, विरोध कर रहा था, आज मैक्सिमम कंपनी जो प्रॉफिट में थी, अब तो LIC का भी चल रहा है, जो हो गया छोड़िए, अब तो LIC का भी चल रहा है। सर, तो एयर इंडिया भी गया, BSNL का हो गया, BSNL माने लाखों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, कंपल बाई फोर्स रिटायरमेंट करा दिया गया। तो ये दयनीय स्थिति है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अब न्यूज़ चैनल वाले ऐसे बिके हुए हैं कि उनको अभी सुशांत जी के से ऊपर जाने नहीं दे रहा है। लोग को बजा के रखे कि लोग चर्चा ना करें, एम्प्लॉयमेंट की बात ना करें, भूखा मर रहा उसका बात ना देखें, किसानों को बात कोई ना सुने, इसलिए न्यूज़ चैनल वाले बस उनकी इशारा पे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या निजीकरण के विरोध में है? 100% विरोध में। अगर कांग्रेस को करना रहता तो 2 टर्म था उसकी सरकार करती, लेकिन नहीं, जो कंपनी अच्छी चल रही थी, रेलवे जैसा प्रॉफिटेबल था, BSNL का वही स्थिति था, सब तो उसको बंद कर रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं देश को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी तरह ये 1-2 आदमी के हाथ में पूरे देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में सर, जो अगर निजीकरण की स्थिति आएगी तो आरक्षण व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो क्या आप मानते हैं कि इससे चुनौतियां आएंगी? 100%। जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आरक्षण बहुत बड़ा हथियार है। अगर वो व्यवस्था अपने आप समाप्त होगी तो उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़े लोग हैं जो पैसा पे भी जॉब ले लेते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनियों में ये नहीं चलती है। बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी, लोग माने भूखे मरेंगे। और ये समाप्त होने के बाद जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत मुश्किल से पढ़ पाते, उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा, उनको झेलना पड़ेगा। क्या सर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की जो मांग पहले चल रही थी, क्या उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ रही है और सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण का आकलन होना चाहिए, ये हम लोग का कहना। आर्थिक आधार पर तो आरक्षण दे दिया गया है सर। नहीं, वो आप उसको लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि जो 49% बचते हैं उसमें 10%, तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं ना, ये तो एक लॉलीपॉप है, उसमें क्या होगा आप जानते हैं। आरक्षण 10% दिया, उसको आप लॉलीपॉप कर रहे हैं। 100% श्रवण को नहीं दिया गया, आप गलत कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। ये श्रवण जाति को नहीं दिया गया, ये लॉलीपॉप जो रेस्ट लोग बचे हुए हैं आरक्षण से उसको दिया गया। सर निजीकरण में तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण कम हो जाएगा, तो क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, पार्टी का आला कमान डिसाइड करेगा, हम लोग उससे पूछा जाएगा तो बढ़ना चाहिए। यानी आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात स्वीकार करेंगे। और वर्तमान समय में सर हम देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या आई और बाढ़ में बहुत से पुलिया टूटे, तो इसको आप किस रूप में देखते? देखिए, बाढ़ तो समस्या जो है इसका निदान सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लूट खसोट का खजाना है। जब आप देख लीजिए, माने कोई बांध टूटता है तो अगर जुलाई अगस्त में टूटता है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना सरकार सोई रहती है। अप्रैल में इन लोग जाग जाते हैं कि बाढ़ आने वाला बांध में, और बिना टेंडर के करोड़ों रुपया का काम होता है, अरबों रुपया का लूट खसोट चलता है। ये एक सिस्टम बना लिया जिसको बंदरबाट यहाँ के नेता लोग करते हैं, यहाँ के अफसर लोग करते हैं, और बाढ़ पे नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगर बाढ़ पे करना चाहेंगे तो बहुत सा ऐसा बाढ़ है जिसको मजबूतीकरण करे, उस पर सड़क बना दे, जिससे लोग बांध को तो आवागमन बढ़ेगा, उसका कंपैक्शन होगा, तो हमको नहीं लगता है कि टूटेगा। आप सर सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर भी तो बाढ़ आई थी। हाँ, 100%। हर साल हम लोग उसके अफेक्टेड रहते हैं। लाखों लाख किसान का भुगतान नहीं हो पाता, लाखों लाख किसान के खेतों में पानी रहता है, अनाज नहीं उगता है, लेकिन आज भी रीगा में देखिए 1 रुपया नहीं बटा है बांध में, बाढ़ में इस बार। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये माना जाता था जब केंद्र और राज्य की सरकार एक होगी तो बाढ़ की समस्या पर समाधान होगा, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, आपको बता दें, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार के लिए जागरूक सरकार नहीं है। सोच उनके बिहार का नहीं है।
ये नीतीश कुमार जी जो आज भजा रहे हैं वो हमरा यूपीए सरकार का देन है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि यूपीए के समय में बिहार को कितना पैसा मिला और आज के समय में क्या मिला। सबसे पहले आपको बता दें, सरकार जो ऐड देती थी, ये भारत सरकार देती थी, पहले था 10% बिहार सरकार को देना पड़ता था, 90% भारत सरकार को यूपीए में। ये रघुवंश बाबू का देन था जिन्होंने कराया था। और इसको जब एनडीए की सरकार आई उस 10% को बढ़ा दिया 40%, माने भारत सरकार का 60% रहेगा कंट्रीब्यूशन और बिहार सरकार का 40%। यही आपको दिख रहा है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इतना जब सौतेला व्यवहार हो रहा है सर, तो वर्तमान सरकार उस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? वर्तमान सरकार देखिए कुर्सी की प्रेमी है, कुर्सी की भूखी है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती है। वर्तमान सरकार बात करते और इतना बिहार के हित की बात करते तो विशेष राज की दर्जा मांगते ना। जिस दिन सरकार ने पलटू राम नीतीश कुमार ने सरकार पलटा, आप बीजेपी को गोद में जाके बैठ गए। आपको यहाँ पे वोट लोगों ने दिया था महागठबंधन के साथ, बीजेपी के अगेंस्ट में आपको वोट दिया था। उस दिन आपको ठीक है, आपको किसी परिस्थिति में लगा कि हम बीजेपी के साथ जाएं, तो आपको उस दिन बार्गेन करना चाहिए था कि ठीक है हम सरकार में जाएंगे, आप बिहार को विशेष राज की दर्जा दीजिए। लेकिन उस दिन कहाँ विशेष राज की बात की? उस दिन विशेष राज का बात ही नहीं था। फिर बाद में फिर विशेष राज। तो इन लोग तो भाई बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने एक घोषणा की है कि अगर किसी दलित की हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पॉलिटिकल स्टैंड है और ये तो मानिए अब हत्या करा के अब नौकरी दे रहे हैं, तो ये हमको नहीं उचित लगता है। ऐसे में तो हत्या पता चला कोई भाइये को मार देगा नौकरी के लिए। जो स्थिति है, गरीबी है, भूखापन बिहार में। आप ये कहना चाहते हैं कि इससे हिंसा बढ़ेगा? हाँ, 100% हिंसा बढ़ेगा और समाज में एक अविश्वास का वातावरण एकदम 100% अविश्वास का वातावरण पैदा होगा। ये चुनाव के 2 महीना 1 महीना पहले आप ये 5 साल पहले क्यों नहीं सोच रहा है कि दलित का हत्या होने पे ये सब चुनाव का स्टंट है, बाद में बोल देंगे इन लोग जुमला है। आपको विश्वास है कि इसको लागू नहीं करेंगे? हमको 100% नीतीश जी के हर बात जो पलटू राम है कब पलट जाएंगे इसको आप लोग का देखा हुआ, तो इसमें हम क्या विशेष बोले। अभी वर्तमान बिहार की जो राजनीति है उसमें पप्पू यादव हो गए और प्रशांत किशोर हो गए, इन लोगों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए हम किसी पे टिप्पणी विशेष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप ये बताइए, आप लोग मीडिया से आते हैं, क्या आप बिना इंस्ट्रक्शन के किसी को हाईलाइट करते हैं, किसी का न्यूज़ दिखाते हैं? नहीं। तो पप्पू यादव जी किसके इशारा पे काम कर रहे हैं ये सोचने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। पप्पू यादव कभी बीजेपी को गाली नहीं देते, नीतीश कुमार को गाली देते हैं। पप्पू यादव न्यूज़ में चमकने लगते हैं, तो किसके इशारा पे चमक रहे हैं? कौन सा बड़ा काम किए हैं बताइए? अगर किसी बाढ़ में किए हैं तो उतना तो हमारे क्षेत्र में चलिए कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ हम पटना में बाढ़ था हम लोग को कहाँ टीवी पे दिखाया? 10-12 दिन हम लोग लगातार पानी में भर कमर घूमते रहे, नहीं दिखाया क्योंकि हम लोग पेड चैनल नहीं, पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और लेकिन किसी के इशारा पे किसी को हाईलाइट कर दे तो ये हमको नहीं लगता है कि बहुत चलेगा। आप कहना चाहते हैं? देखिए एक बात जान जाइए, हमारे गरीबों शोषित के नेता लालू यादव जी हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों का हित किया है। उसके बीच में कोई नेता बनना चाहेगा तो पॉसिबल नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी जो है बीजेपी के बी टीम है? 100% बी टीम है। मतलब कि वो जो ये आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं जाकर वो 100% आप उसके पूरे आंकड़ा को देख लीजिए, वो पप्पू यादव जी बी टीम है। सर अगर वर्तमान बिहार की राजनीति में चुनावी वातावरण को देखा जाए तो अभी जो चल रहा है उसमें आपने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया है और एक नया महागठबंधन बनाने का मतलब उस तरफ बढ़ रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छा है। गठबंधन था पहले भी महागठबंधन और रहेगा, वो तो ऊपर के लोग अपना डिसाइड करेंगे और पब्लिक भी चाहती है कि एक जगह सब एक साथ लाए। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग जो हो रहा है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं? हाँ। अभी हाल ही में जीतनराम मांझी जो हैं जदयू में चले गए। देखिए मांझी जी के पास वोट बैंक कहाँ था? वो तो एहसान फरामोश है, बुरा न लगे। जिसने नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया वो पार्टी छोड़ के चले गए। जब कोई नहीं पूछ रहा था, लालू यादव जी ने अपने वोट पे उनके पुत्र को एमएलसी बनाया, अपना काम किया। उस समय अगर वो मांझी के नेता थे तो किसी दूसरे मांझी को क्यों नहीं खड़ा किए? उन्होंने 3 सीट लिया पार्लियामेंट, कितने मांझी को लड़ाया? मांझी की बात करते हैं, पिछड़ी जाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, किसी भी दलित नेता का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए,
दलितों को बेचने की बात कर, चाहे रामविलास जी हो, चाहे मांझी जी हो, आप बताइए ना कितने पासवान को उन्होंने लड़ाया। रामविलास जी को 6-7 सीट मिला था, अपने परिवार के अलावा कौन सा दलित नेता को लड़ाया। यही हाल है यहाँ, सिर्फ जात को बेचने का काम करते हैं, अपने स्वार्थ में अपने जात को बेचने का काम किया। जनता उसको देख रही है, जवाब देगी। आपको नहीं लगता कि एलजेपी और जीतन मांझी को उधर जाने से जदयू का पलड़ा मजबूत हुआ है? भैया मांझी जी का वोट लालू जी का वोट है। लालू जी नेता है गरीबों को, लालू जी ने हक दिया है गरीबों को। महागठबंधन का वोट है वो, अब वो महागठबंधन के साथ रहेगा। अगर उनका वोट रहता तो 3 सीट में 0 पे नहीं आउट होता। वर्तमान समय में जो आप लोगों का महागठबंधन है, क्या उसमें सीटों का शेयरिंग पर बातचीत हो गई है? नहीं, ये तो ऊपर के लोग हैं, बातचीत चल रही है। ऑलमोस्ट 2-4 दिन में हमको लगता है क्लियर हो जाएगा। अब तो चुनाव निश्चित हो गया है, कोरोना काल में भी चुनाव होगा, तो इसमें आप लोगों को तो धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए चुनौतियाँ क्या क्या रहेंगी? नहीं, हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग देख रहे हैं कि गरीबों, अगर कोई गरीब के घर में बच्चा जन्म लेता है और कोई गरीब मरता है, तब तक कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहती है। चाहे बच्चा जन्म लेता है, उसको उसकी मदर को पोषाहार देती है, शिक्षा के लिए उसको पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है, बिजली की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करती है। उसके बाद आगे आ जाइए, इंदिरा आवास कांग्रेस पार्टी दी है। अगर कोई गरीब मरता है तो उसको अंत्येष्टि, हर जगह माने दाह संस्कार तक का पैसा कांग्रेस पार्टी गरीबों को देती है। कोई भूखा ना मरे उसके लिए 2 रुपये चावल देने का काम किया। गरीबों के लिए जो कांग्रेस किया कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है। आप कहना चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं? जी, न्याय योजना राहुल गांधी जी लेकर आए थे, आपको याद होगा। हाँ। लेकिन वो उस योजना के बावजूद भी 2019 के चुनाव में वो अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिले। देखिए, योजना तो लाना है। लोग को अगर ठग, क्या होता है कि कोई ठग होता है तो किसी को भी 2-4 दिन ठग सकता है। रिजल्ट धीरे धीरे, देखिए एक समय था कि सोशल मीडिया पे मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड कोई सुनना पसंद नहीं करता था, आपको याद होगा। लेकिन आज क्या है, मोदी जी का कार्टून बन रहा है, तो धीरे धीरे लोग तो पता चल जाएगा ना, ये ठगेरा है, ठगने आया है, तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। लेकिन भारत के लोग, नौजवान लोग पढ़े लिखे हैं और देख रहे हैं कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया 15 लाख रुपया। अभी राम मंदिर बनाने का बात करते हैं। राम मंदिर किसका देना है? इनसे पूछिए ना। राम मंदिर का ताला तोड़वाए थे माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी। मंदिर में उस समय नरसिम्हा राव जी के समय में जो भी हो, तो किसका देन है? उसको इन लोग भजाते हैं। ईंटा लेके बेचारे इनके नेता आडवाणी जी पूरे देश में घूमे, आडवाणी जी का नाम तक नहीं लेते हैं कि आडवाणी जी ने ये किया। मंदिर आज बना तो उनको कम से कम इनवाइट करते स्पेशल गेस्ट के तौर पे और बैठा देते, तो एक लगता कि उन्होंने अपने गार्जियन, जिसके कारण बीजेपी माने बहुत आगे बढ़ी। मानने वाली बात है कि आडवाणी जी, वाजपेयी जी का बहुत सहयोग रहा, तो आडवाणी जी को उस दिन बुला लेते, कितना मान सम्मान लगता कि हाँ बुजुर्ग को भी लो। लेकिन जो आदमी अपने नेता को, जिसके कारण वो बना है, उसको नहीं पूछ रहा है, तो किसको? अपनी बीवी पत्नी को छोड़ दिया, वो किसी का नहीं हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया? 100%। वर्तमान समय जो बिहार की राजनीति आप देख रहे हैं, वो किस दिशा में जाती हुई नजर आती है? इस वर्तमान समय में बिहार की राजनीति यही है कि महागठबंधन की ओर जा रही है और इस बार 2020 का चुनाव महागठबंधन के पक्ष में होगा और हमारी सरकार बनेगी। आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।